समय वही परिवर्तन है, केवल आज किसी परिस्थिति की वजह से, किसी कारण की वजह से मैंने क्लास को थोड़ा सा समय हटाया है। आज 6:30 किया है, अब तो 6:40 हो गया है समथिंग, है ना। तो ये केवल आज है, बाकी कल से आप लोगों की जो क्लास का समय रहेगा 5:45 PM पर ही रहेगा आप सभी लोगों की क्लास। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क की ये क्लासेस। बेसिकली ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में MSSO की वैकेंसी निकाली गई है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसमें कुल टोटल 23 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। बच्चे ज़्यादा हैं, कंपटीशन अच्छी खासी है इस पे, इसलिए आप सभी लोगों को सही तरीके से इस पे स्टडी करना है, और वो भी प्रतिदिन, है ना। रेगुलर 1 घंटा अपने जो है सर समय निकालना है, और आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। सर इंग्लिश सर इंग्लिश और मैथ और सर ये जो रीजनिंग है हम्म और सर ये जीके, सर इन चारों के लिए सर कौन किस जगह पर जाए सर? अभी तक तो सर कोई तैयारी देखो, इसकी नहीं मैं हुई आपको बता दूं, स्पेसिफिक। अगर आप पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हो, एक टॉपिक आता है रीजनिंग, दूसरा टॉपिक आता है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, और एक आपका आता है इंग्लिश, ठीक है, और एक आता है जीके। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। रीजनिंग आप लोग जो है यूट्यूब से, अब पहले DSSB का सिलेबस निकालें दिल्ली का, और उसके बाद जो है यूट्यूब से आप लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करें, रीजनिंग को, मैथ को, और इंग्लिश को भी, और आप लोगों को जीके भी। तो इंग्लिश जो होता है वो आप, एक यूट्यूब चैनल अच्छा है, मैंने देखा है, अध्ययन मंत्रा करके आता है, जो कि PRT PGT के और PGT की तैयारी करवाता है वो। अध्ययन मंत्रा बढ़िया चैनल है इंग्लिश का, वहाँ से आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हो। मैथ उत्तर प्रदेश के एक सर हैं, पवन नाम है उनका, जो है प्रयागराज में अपनी क्लास चलाते हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट से। उनकी भी क्लास मैथ की बहुत अच्छी लगती है, मैंने देखा भी है। वहाँ से आप लोग उसकी मैथ का जो है वीडियोस देखकर आप स्टडी कर सकते हो। रीजनिंग अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक पार्थ एजुकेशन है, जो कि UGC नेट की क्लासेस चलाते हैं ये, फर्स्ट पेपर के लिए। आप वहाँ से रीजनिंग पढ़ सकते हो। जीके बेसिकली उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी ही उत्तर प्रदेश की है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो भी यूट्यूब चैनल वगैरह हैं जहाँ जीके पढ़ाया जा रहा हो, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, है ना, जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज से सवाल। लेकिन सर सिलेबस में सर जी, इसमें सर इसके सिलेबस में सर तो ऐसा नहीं लिखा था सर। सिलेबस में लिखा है कि अ, वो सर करेंटली देश और इंटरनेशनल से रिलेटेड और जियोग्राफी से रिलेटेड और स्पेसिफिक वही सर कोई यूपी से देखो मैं रिलेटेड बताता नहीं। हूँ, अब आपसे यही ये चीज़ें पूछी जा सकती है। जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज जीके का पार्ट है, तो वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर हो सकता है। पर्टिकुलर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों से कि क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश में तो खासकर मोटो जो बनाया जाता है, जो टारगेट जो ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश को बनाया जाता है। हाँ, इनकेस एक आध प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, है ना, आपको नेशनल लेवल पर भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, एक आध दो ऐसे प्रश्न मिलेंगे, वो अपवाद के रूप में होते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा, जीके है, जीके का मतलब जनरल नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज कहीं से भी हो सकता है ना, जनरल नॉलेज कहीं से भी हो सकता है। गेट के बारे में पूछ सकता है आप लोगों से, तो वो गेट क्या है, आप जाहिर सी बात है सर इंटर। मैथ के लिए किसका बताएं आप? मैथमेटिक्स चंद्रा इंस्टीट्यूट, जो सर पढ़ाते हैं, पवन नाम है उनका, मैथ अच्छा पढ़ाते हैं वो। उनकी किताबें भी रही मार्केट में, या तो आप RP गुप्ता की मैथ आती है ना, उसकी भी किताब लेकर आप स्टडी कर सकते हो। RP गुप्ता की मैथ किताब आती है। ठीक है, बस कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़े टॉपिक को लेकर अपने, बताओ अगर कोई डाउट है पूछ लो अभी भी आपके हाँ पास। सर कोई डाउट नहीं है ना? सर एग्जाम कब तक होगा इसका? एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम तो मान के चलो आप लोगों को मार्च प्लस है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपका ये फॉर्म भरना, अभी तो 31 तारीख लास्ट डेट है जनवरी का। ये जब जैसे ही फॉर्म भर दिया जाएगा, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगी उसकी साइट पे KGMU पर, तो हम लोग वहाँ पर देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही आशा करता या उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग टेंशन मत लो, मैं कि एग्ज़ाम कब है, केवल आप पढ़ाई पर फोकस करो, मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम कब है। ठीक है, अभी पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, तो मार्च प्लस जा सकता है मे बी। ठीक है, ओके सर। हाँ, जी सर। और कोई डाउट? सर एक प्रॉब्लम सर क्या मुझे। करें सर? सॉरी, एक प्रॉब्लम बताइए, क्या कर रहे हो, एक एक बच्चा बोले। सर सर प्रॉब्लम ये है, कभी कभी ना मेरी जो क्लासेस हैं वो लाइव छूट जाती है, तो क्या रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकती है क्या? अरे सर, जितनी भी है। क्लासेस तो डेली आपके मिलता ग्रुप है में क्या? जाता है,
क्या नाम है आपका? शरद। अरे शरद महोदय, आपको बता दें कि आपके चैनल पर, आपके जो यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, डेली आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक जा रहा है, प्लेलिस्ट जा रहा है। सर तो डेली भेज रहे हैं तुरंत का तुरंत। बिल्कुल, वो तो डेली जा रहा है शरद जी। सर मुझे लग रहा था ना, जैसे जो क्लासेस मैंने बाद में तो देखा, मुझे लग रहा था जैसे वो सीरियल से नहीं है। क्या वो सीरियल से है? प्लेलिस्ट में जाइए, फिर वहाँ पे जाइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर 1 2 3 करके KGMU लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप सीरियल से मिलेगा। वहाँ पे वो सीरियल से, व्हाट्सएप ग्रुप में सीरियल से नहीं मिलेगा, ठीक है? टेलीग्राम पे सर वही मिलेगा। इसीलिए सर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे ना टॉपिक मिल नहीं रहा था, कोई मतलब बात एक नहीं, के बाद एक टॉपिक, सीरियल। हाँ टॉपिक मिलेगी आपको टेलीग्राम, वहाँ पे टेलीग्राम पर, ठीक है? एक बाद एक, ठीक है? ओके सर। टेलीग्राम पर चेक करो, हाँ ठीक है। और कोई डाउट किसी को? आकांक्षा, कोई डाउट? हाँ, मोहम्मद सोहेल, कोई डाउट नहीं है? छोटी सी प्रयास की डाउट नहीं है सर। बोलो बोलो बोलो। तो ये कह रहे हैं अभी जो UGC नेट के बच्चों की प्रैक्टिस चल रही थी, क्या हम लोगों की प्रैक्टिस चलती रहेगी किसी तरीके से? प्रैक्टिस आप लोगों की होगी, जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट होगा सर, आपकी प्रैक्टिस बराबर कराई जाएगी, आप निश्चिंत रहें उसकी, है ना? शुक्रिया सर। हाँ, अब वो आपको प्रैक्टिस चलती रहेगी बराबर डेली, ठीक है? ठीक है, तो टॉपिक ले लें अब। डाउट अगर खत्म हो गया हो आप लोगों का तो जी सर, भाई आ गई। चलो ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आते हैं हम सभी लोग। ध्यान से आप लोगों को सुनना, मैंने कल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस भी किया था, और मैंने कहा भी था कि मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसे आंदोलन को लेकर बात करने वाला हूं जो परीक्षा आगामी में आप लोगों से देखें। तो मैं हेडिंग बना रहा हूं आप सभी लोग, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये मेरी हेडिंग है, सामाजिक धार्मिक, ठीक है, सुधार आंदोलन। ये मैं टॉपिक बना रहा हूं, ठीक है? अब इसके अंतर्गत कौन कौन से सामाजिक सुधारक आंदोलन आपको पढ़ने हैं, तो इसकी देखो PDF मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दिया हूं, आप लोग उसको वहां जाके देख भी सकते हो। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा अपनी कॉपी पर मेंशन करिए, इसमें 2 3 बातें केवल ध्यान में रखना। एक तो कि कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उसकी स्थापना कब हुई है, किसने किया है, और उसका उद्देश्य क्या था। ये 3 या 4 बातें केवल ध्यान रखनी है बस आपको। जैसे पहला, हिंदू सुधार आंदोलन को मैं उठाता हूं, हिंदू सुधार आंदोलन को मैं उठाता हूं, ये टॉपिक है। पहला पॉइंट इसमें आता है ब्रह्म समाज। क्या आता है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ, ये वर्ष आपको याद रखना है। कहां पर हुआ, कहां में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक है, ये बात। और एक लास्ट और बात ध्यान रखना है कि हिंदू समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं, सती प्रथा थी। ये क्या थी? सती प्रथा थी। और जो है बहुविवाह था, और क्या था? बहुविवाह था। और क्या था? अस्पृश्यता थी, यानी छुआछूत था, ठीक है, अस्पृश्यता थी। और वैश्यागमन था, वैश्यागमन था, इत्यादि को दूर करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, इत्यादि को दूर करने के लिए। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो इतनी बात ऐसे लेके पूरा करने लगती नहीं है। प्लीज एक बार म्यूट है मैं, हाँ म्यूट हो जाए, म्यूट होके पढ़ाई उसके बाद वो म्यूट हो ये जाए बता आप, नहीं आ रही यहाँ तो से अंडरस्टैंड पा रहे हैं कि वो बैकग्राउंड पैसा देगी क्या। हम तो नहीं कहते किसी चीज के लिए। अरे बट राकेश तुम लोग मिश्रा क्या कर रही हो? राकेश मिश्रा जी म्यूट हो जाओ, नहीं है बैकग्राउंड भैया आवाज आ को रही है। पैसे यार। तो सर सभी लोगों को म्यूट करा दीजिए सर, आवाज क्लास का भी बिल्कुल लतजड़ हो जाती है क्लास। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, ऐसे में सभी लोग म्यूट आप रहे। सुनते क्यों नहीं हो बिल्कुल। अरे अनंत भाई क्या करते रहते हो सर यार, हम ये तो हमारे तरफ से आवाज नहीं आ रही है सर, वो आवाज ठीक है, म्यूट रहे प्लीज। और लोगों की तरफ से आ रही चलो है। कोई बात नहीं, मैं तो म्यूट म्यूट रहे। ही हूँ। हाँ, अब देखिए सुनिए, यहाँ मैंने बताया आपको
अच्छे से समझो। मैंने कहा कि ब्रह्म समाज, ये इसलिए मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेन मेन चीजें ध्यान रखो बस। ब्रह्म समाज याद रखनी है। कब आया था? 1828 में। किसने लाया था? राजा राम मोहन राय ने लाया था। ये किस मोटो पे था? तो सती प्रथा दूर करना, बहुविवाह को दूर करना, छुआछूत को दूर करना, वैश्यागमन को दूर करना, ठीक है, जातिवाद को दूर करना, बहुविवाह को दूर करना, और एक्वेसरवाद का प्रचार करना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं। सर सर जी ये चारों मतलब इन्होंने किए थे। जी, सब इन्हीं का रोल रहा है सारी। यहाँ पे जो भी समाज में कुरीतियां थी, इसको दूर करने के लिए इन्होंने एक अहम रोल अदा किया था। ठीक है, मैं ओके। आपको बता दूं, आधुनिक भारत में यदि किसी को समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है तो वो राजा राम मोहन राय जी हैं। अभी हाल ही में 8 जनवरी 2025 को पेपर हुआ और परीक्षा में पूछा गया कि आधुनिक समाज सुधारक कौन है, तो उनका नाम आया था ऑप्शन में राजा राम मोहन राय का। तो ये चीज भी जरूर ध्यान में रखेंगे, आधुनिक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और आंदोलन या एक और समाज जो बेसिकली आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पता होगा आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुआ। और इसकी स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये मुंबई में इस समाज या इस संस्था की स्थापना हुई, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर? माणिक चंद्र वाटिका में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसका मोटो क्या रहा? इसका उद्देश्य ये रहा कि भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना। भारत को धार्मिक और सामाजिक और राजनैतिक व राजनीतिक, ठीक है, रूप से एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में बांधना, ये इसका बेसिकली मोटो रहा। हालांकि ये जानते हो, ये आलोचना करता थे। आर्य समाज बेसिकली आलोचना पे आधारित था। कहने का मतलब है मूर्ति पूजा का आलोचना करना, बहुदेववाद का आलोचना करना, अवतारवाद को आलोचना करना, पशु बलि आप लोगों ने सुना होगा, पशु बलि की आलोचना करना, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड इत्यादि की बेसिकली आलोचना की बात की गई थी। मतलब वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित करना जो है वो आर्य समाज का रोल था। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, आप लोगों को पता होना चाहिए वो नारा का नाम, परीक्षा में हो सकता है पूछ लिया जाए। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये आपके लिए दूसरी समाज थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी। मैंने 2 चीजें बताया आप लोगों को यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ, फिर स्पष्ट हो रहा है ना? बताते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ये सेव करके आप लोगों को। ठीक है, जी सर। तीसरा तीसरा है रामकृष्ण मिशन। देखिए, वही चीजें पढ़नी है जो परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, सवाल अभी हम लोगों ने कल टॉपिक कवर किया था सामाजिक आंदोलन, तो उसी के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आंदोलनों पर ही चर्चा कर रहा हूँ। रामकृष्ण मिशन भी एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन रहा है। सन 1897 में ये आया था। कलकत्ता के बेलूर में ये संस्था स्थापित की गई थी। साथ ही साथ इस संस्था के जो जन्मदाता थे उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इस संस्था का जो उद्देश्य था मानवतावादी और सामाजिक कार्य को करना। ये परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सवाल आया भी है परीक्षा में। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना, एवं सामाजिक कार्य करना, ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। सामाजिक सुधारों और द्वारा अज्ञानता, अनाथों की सहायता करना, गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना, ये जो था ये एक अहम रोल अदा करता था रामकृष्ण मिशन संस्था। ठीक है, मैं बता दूं, इसमें एक नारा था जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। उस नारे का नाम था, ध्यान रखेंगे, समाज सेवा और नारी सम्मान। सॉरी, यहाँ जो कहा गया था ये मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखेंगे, है ना। इस सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत ये भी संस्था बहुत इंपॉर्टेंट रही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक और संस्था देखने को हमें मिलती है, उस संस्था का नाम है प्रार्थना समाज। क्या नाम है उसका? प्रार्थना समाज। अब इसको सुन लीजिए, प्रार्थना समाज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना 1867 में कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। साथ ही साथ इसकी स्थापना किया किसने था? तो मैं आपको बता दूं, इसमें कई लोगों का नाम मिलता है। एक नाम आता है आत्माराम पांडुरंग का, आत्माराम पांडुरंग का, और एक नाम आता है महादेव गोविंद रनाडे का। महादेव सर जी, प्रार्थना समाज की 1867 है या 1887 है? नहीं 1867 है सर, 1867 में। अच्छा। एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं कहीं आप लोगों को इसके वर्ष देखने में मिल सकता है कंफ्यूजन का पार्ट, बट 1867 की बात मैं कर रहा हूँ। ये प्रार्थना समाज की है और एनसीईआरटी का वैलिड माना जाता है, कोर्ट में भी है, मान्य माना जाता वो एक्चुअली जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें दिया गया 1887। है। देखो हो सकता है मिल गया होगा वहां पर, मिस प्रिंटिंग का पार्ट होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट वर्क जो माना जाता है, एक पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी का दिया होगा, उसमें देखना आप लोग। 1867 ही है सर। हाँ तो सर सही है 1867। हाँ 1867 होगा। अब मेरे पास पीडीएफ में भी हो सकता है कहीं पर हो इस तरीके का 1887 देखने को मिल गया हो, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि 1887 ना लगाकर आप लोग 1867 लगाएं, ठीक है, ये बेटर है। एनसीईआरटी का भी नोट्स मैंने डाला है, उसमें जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही वर्ष क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, और भी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस समाज के अंतर्गत क्या इसका रोल रहा है, तो मैं बता दूं, प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। यहाँ पे प्रार्थना और बताया गया, प्रे, और साथ ही साथ बताया गया ईश्वर की पूजा करना। किसकी? ईश्वर की सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना, सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मोटो रखा गया। और मैं आपको बता दूं, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत समझ रहे हो, ये इंडिया का मैप है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, यानी ये पश्चिम वाला देश जो है, ठीक है। इस एरिया के आधार पर अगर हम बात करें, पश्चिम भारत की बात करें, जैसे केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह की, ठीक है, तो वहाँ पश्चिम भारत के सांस्कृतिक किसका? सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो क्या नाम देना उचित समझेंगे? कर्नाटक का। यहाँ आप नाम देंगे रनाडे का, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, रनाडे, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखना है। इनकी एक किताब आई थी, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रही है परीक्षा के लिए, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं एक और संस्था जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, खासकर यहाँ पर, तो वो वर्ष आता है 1873। स्थापना का स्थान पूछता है तो नाम आता है महाराष्ट्र, और नाम पूछता है ये संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्योतिबा फूले का नाम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। इन्होंने, जानते हो, ये जो समाज स्थापित किया था, इन्होंने दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के बारे में बात किया था। तो निम्न व दलित, जो दलित जाति के लोग हैं, ठीक है, जाति के लोग या लोगों का कल्याण करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सबके लिए। परीक्षा में ऐसे ही सवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक किताब इनकी आई थी, बड़ी फेमस रही, परीक्षा में आप लोगों ने नाम देखा भी होगा, उस किताब का नाम रामगिरी, और ये किताब का वर्ष कभी कभी परीक्षा में पूछता है, तो 1872 का नाम आप जरूर लगाइएगा। और इस किताब के लेखक कौन है, तो आप जरूर नाम बताइएगा, ज्योतिबा फूले का नाम, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट, वो रहेगा अलीगढ़ आंदोलन।
अलीगढ़ आंदोलन बहुत ही फेमस रहा है, अलीगढ़ आंदोलन भी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने जा रहे हो तो मे भी हो सकता है कि ये सवाल आपको देखने को मिल भी जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत, अलीगढ़ आंदोलन के अंतर्गत, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश जरूर लिखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी संस्थापक किया किसने है, स्थापना किया किसने है, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं, ये जो संस्था आई थी, ये संस्था कहती है मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना। मुसलमानों के दृष्टिकोण को क्या करना है? आधुनिक बनाना इस संस्था का अहम रोल था। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके थ्रू? अलीगढ़ आंदोलन के थ्रू किया गया था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। आगे बात करते हैं एक और संस्था को, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है भारत सेवक समाज। नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, भारत सेवक समाज। इसको इन शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूँ, या इसका सुना हुआ नाम, अगर फेमस हुआ नाम आपको बताऊँ, तो वो नाम है द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। पार्किंस गोखले। ये आप सभी लोगों ने इस तरीके का नाम तो सुना ही होगा। मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना सन 1905 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके संस्थापक कौन हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बहुत ही फेमस पर्सन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो इसका मोटो जो रहा है वो रहा है नव युवकों को, ठीक है, सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण देना। नव युवकों को, ठीक है, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक, ठीक है। इसकी देखो एक वीडियो भी मैंने बनाकर आप लोगों को जो है डाल दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में भी, है ना, जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। लेकिन यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट में कि पढ़ना क्या है, जो आपके एग्जाम में आ जाए, दिख जाए, है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। और एक लास्ट यहाँ पर लिखिए, अखिल भारतीय दलित, क्या लिखेंगे? अखिल भारतीय दलित वर्ग। नाम तो सुना होगा आप सभी लोगों ने। सन 1924 में कहाँ पर? मुंबई में। किसने स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है कि नहीं? आप सभी लोग इनसे रूबरू होंगे भली भांति तरीके से। और आपको बता दूं कि इन्होंने हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता का सिद्धांत दिया, इस संस्था के अंतर्गत, है ना, सामाजिक समानता का सिद्धांत बेसिकली दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और इसी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना भी हुई थी सन 1942 में। तो 1942 में अंबेडकर जी ने क्या किया था? अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है पर, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे बढ़ें अब। ये था हिंदू के आधार पे मैंने बात किया। अभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, जिसे भी मैं देवबंद बोलता, अलीगढ़ आंदोलन बोलता, यंग बंगाल भी बोलता, और भी ऐसे आंदोलन रहे हैं, ठीक है, जो रिलेट कराते हैं, ठीक है, मुस्लिम आंदोलन को। ठीक है, इतना स्पष्ट है? एक बार क्लियर करिएगा। जी सर। अच्छी बात है। मैं चाहूँगा भी कि आप लोग ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। अब बात करेंगे थोड़ा सा किसान आंदोलन, कौन कौन से हमें किसान आंदोलन पढ़ने चाहिए जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। ये पीडीएफ में सेव करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहें, है ना, क्योंकि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, एक आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कल थोड़ा सा आप लोगों को बताया था नील विद्रोह के बारे में, है कि नहीं, नील विद्रोह के बारे में।
ये 1859 से लेकर 60 ईस्वी के दौरान में चलाया गया था। और मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में आप लोगों से पूछा क्या जा सकता है। एक तो ये पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्र क्या है, नील विद्रोह का। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये बताइएगा कि आपको बता दूं, नदिया जिले में स्थित एक गांव है, उस गांव का नाम है गोविंदपुर गांव। क्या नाम है? गोविंदपुर गांव। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, गोविंदपुर गांव में, ठीक है, आप देखेंगे जो है पाबना, ढाका और खुलना इत्यादि, ये जो गांव है उस एरिया के आसपास, उस नदी पर है ना बसे हुए। आप ऐसा कह लीजिए कि नील विद्रोह का जो आंदोलन हुआ कुछ इस एरिया में हुआ था। जैसे एक एरिया था, वो था पाबना एरिया था, एक था ढाका एरिया था, वहाँ पर ये नील विद्रोह आंदोलन हुआ था। एक खुलना, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, एक एरियाज के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एरियाज के सर बारे ये में। ढाका वही बांग्लादेश वाला ढाका था सर? हाँ 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 हाँ, वही बांग्लादेश वाला ढाका। ठीक है, तो वो उस जगह पर ये जो आंदोलन चलाए गए थे, है ना, ये आंदोलन उन एरिया या क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बता दूं मैं आपको, यह विद्रोह नील की खेती करने वाले, खासकर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों और यूरोपीय बागान मालिकों के बीच था। बागान मालिकों के बीच हुआ था, बस बीच हुआ था। इस विद्रोह को नील दंगल भी कहते हैं। बहुत लोग जानते हो क्या बोलते हैं इसको? ब्लू म्यूटिनी कहते हैं इसको बहुत लोग, ब्लू, ठीक है, म्यूटिनी भी नाम देते हैं इसको, म्यूटिनी भी नाम देते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ये आंदोलन। और विष्णु विश्वास इसके बेसिकली नेता थे इस आंदोलन के। विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास इसके खासकर नेता माने जाते हैं। किसानों को एकजुट करने का कारण 1860 के अंत तक बंगाल में नील की जो खेती है उसको बंद करने की बात खासकर इसमें दर्शाई गई थी। ठीक है, तो ये आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, इसे नील विद्रोह कहा गया। ठीक है, चलो, ये था किसान के संदर्भ में। दूसरा किसान के संदर्भ में एक आंदोलन सुनिए, और वो सर इसके नेता कौन थे सर नील विद्रोह के? दिगंबर? हाँ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, है ना। ठीक सर, ठीक जी सर। और एक आता है पाबना विद्रोह। और इस विद्रोह के बारे में अगर मैं बात करूं, किसान के संदर्भ में रहा था, ये 1873 और 76 के बीच में चलाया गया था ये विद्रोह या आंदोलन। क्षेत्र था बंगाल के पाबना जिला। और जमींदारों के द्वारा लगान की दर को बढ़ाया जाना, उसके कारण ये बेसिकली आंदोलन हुआ था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जमींदारों द्वारा, ठीक है, लगान की दर को बढ़ाया, दर मतलब रेट, बढ़ाया जाना। और उसी पर ये जो आंदोलन था, यह आंदोलन उसी पर ये फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। यह विद्रोह जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था, आप ऐसा भी लिख सकते हो। यह विद्रोह का मकसद ये था कि जमींदारों का जो शोषण हो रहा था, जमींदारों का शोषण रोकना था। यहाँ पे किराएदारों के अधिकारों को सुरक्षित करना था। यहाँ पर इस विद्रोह में जो बुद्धिजीवी लोग थे उसमें अगर हम बात करते हैं तो एक आरसी दत्त का नाम आता है, एक बंकिम चटर्जी जी का नाम आता है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नाम आता है क्योंकि ये समर्थक रहे हैं, है ना। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में बेसिकली देखा गया है इन लोगों का नाम। ठीक है, तो ये भी आंदोलन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना जाता है अपने आप में। ठीक है भाई, सर आरसी दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन 3 लोग सर जी पाबना विद्रोह के मुख्य वो रहे हैं, विद्रोहकर्ता और क्रांतिकारी। हाँ, नेतृत्व करने वाले एक नेता कह सकते हो आप, है ना, एक नेता भी नाम बता सकते हो। ठीक है, हालांकि बंगाल के पाबना जो जिले से शुरू किया था वो नाम था यूसुफ शाही का।
शुरुआती दौर पे यूसुफ शाही ने, लेकिन बाद में इन लोगों का नेतृत्व थोड़ा सा बढ़ गया। तो आरसी, जो नाम मैंने बताया अभी आप लोगों को, क्या नाम बताया था? आरसी दत्त। हाँ, आरसी दत्त, सॉरी, आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन लोगों का रोल फिर बाद में बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज जरूर है। किसान विद्रोह के संदर्भ में ये भी आंदोलन था। ठीक है, क्लियर रहेगा? ये दूसरा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बताइएगा एक बार। यस सर, यस सर। जी सर। तो सर अगर क्वेश्चन बनेगा सर, जैसे पावना विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सर उसमें ये यूसुफ शाह जो शाही बताए सर, उनका नाम आया या सर आरती दत्त, बंकिम चंद्र नहीं, और चटर्जी या देखो मैं सुरेंद्र बता नाथ बनर्जी? दूं, यूसुफ शाही परगना का नाम बेसिकली किसान संघ की स्थापना में नाम आएगा। किसान संघ की स्थापना किसने किया? किसान संघ की स्थापना किसने किया? तो उस प्रक्रिया में नाम हमें देखने को मिलेगा यूसुफ का, है ना, यूसुफ शाही परगना का। बाकी इसके अलावा जब आपसे पूछा जाएगा कि पबाना विद्रोह को लेकर किसने जिक्र किया, तो आप लोगों का नाम, आरसी दत्त का नाम, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम, वहां पर इन तीनों में से एक का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर ये रहेगा। बाकी सर किसान संघ की स्थापना कब हुई थी सर? ये 1873 में हुई थी। 1873 में 1873 में सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर बताइए प्लीज। जी सर, जी सर। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा मोपला विद्रोह। क्या होगा? मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह। देखो इसकी इंग्लिश में वही रहेगा, जैसे अभी ऊपर आपने देखा पबाना, आपने नील, ठीक है, नील को इंडिगो कहेंगे, इंडिगो। बाकी मोपला रिवोल्ट का नाम देखने को मिलेगा इंग्लिश में, है ना, रिवोल्ट का नाम इंग्लिश में मिलेगा। तो थोड़ा सा कुछ जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं मोपला विद्रोह को लेकर, तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र से स्टार्ट हुआ, है ना, मालाबार क्षेत्र कह सकते हो आप। मालाबार लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि केरला वाला पार्ट आ रहा है। और ये देखो, इसका नेतृत्वकर्ता मुसलमान कृषक थे जो हिंदू जमींदारों के बंधुआ मजदूर थे, है ना। और बेसिकली मुसलमान जो कृषक थे वो लोग इस आंदोलन में उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में रिप्रेजेंट हुए थे, है ना, उसके रूप में ये रिप्रेजेंट हुए थे। हालांकि ये माना जाता है 1936 से लेकर 1921, सॉरी 1836 यार, 1836 से लेकर 1921 ये इसका वर्ष माना जाता है। मोपला विद्रोह का जो 1921 बता रहा हूँ, ये दूसरा चरण था। और उस चरण में खिलाफत नेता मुदालियर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुदालियर के नेतृत्व में अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था ये मोपला विद्रोह। जमींदारों के द्वारा जो है लगान की दरें बढ़ना या किसानों की भूमि से बेदखल कर देना, किसानों को भूमि से ही बेदखल कर देना, और उसी के कारणवश ये मोपला विद्रोह चलाया गया था। किसके द्वारा? मुसलमान कृषक के द्वारा। मुसलमान कृषक का मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि मुसलमान जितने भी लोग थे वो लोगों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। और ये आंदोलन में सहयोग के रूप में अगर किसी का नाम मिला तो वो आप लोगों ने खिलाफत जो आंदोलन है वो क्रियाएं देखने को मिली है, सहयोग के माध्यम से वो बेसिकली शुरू किया गया था। ठीक है, उनके सहयोग वगैरह उन लोगों ने बेसिकली सहयोग दिया था। बट इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आया कि जिस तरीके से अभी आपने पबाना में देख रहे थे ऊपर पर्टिकुलर व्यक्तियों के नाम, और ठीक नील विद्रोह में भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास का, तो इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं रहा है। ठीक है, मोपला में एक था सर नेट पर दिखा रहा है सर, वरियाम कुननाथ कुंजा अहमद हाजी ने सर किया था। एक सशस्त्र विरोध था मोपला विद्रोह। 1921 में मोपला दंगे के रूप में भी जाना जाता है। ये 19वीं में देखिए, केरल मैं आपको बता दूं हाँ, जैसे अभी आपने मपिल्ला मुसलमानों कि द्वारा वरियाम, दंगों का चरम बिंदु था। कोई बात नहीं, देखो अगर आप नेट पर यहाँ पर देख रहे हैं तो आप वो नाम देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने देखा होगा वरियाम कुनाथ
है ना, हाजी जी का नाम, हम्म, है ना, ये नाम अभी आपने देखा होगा नेट पे अगर देख रहे हैं तो। देखिए ये इनका बेसिकली जिससे अब ग्रुप में होता है ना कि ग्रुप में किसी एक को नेता बना दिया जाए, लेकिन ग्रुप के माध्यम से शुरू किया गया है, तो सबसे समझदार व्यक्ति यही लगे, हाजी महोदय। तो हाजी महोदय को यहाँ पर बेसिकली लीडिंग के रूप दे दिया गया, लीडिंग का, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इनका नाम नहीं, परीक्षा अभी तक आया भी नहीं है। जब भी आया है मुसलमान कृषक करके आया है नाम, एक हिंदू कृषक हो गया, मुसलमान कृषक हो गया, और भी इस तरीके से कृषक को जोड़ देता, उस तरीके से आया हुआ है नाम। अगर इन केस ऐसा बने तो आप इन्हीं का नाम लगाइए, वरियाम कुनाथ हाजी जी का नाम। परंतु साथ में ज़रूर ध्यान रखें कि जो मुसलमान कृषक थे उनका रोल अहम था, एक यूनिटी के रूप में था, एक यूनिटी के रूप में था। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और ये था हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए थे इन लोगों ने, है ना, हिंदू जमींदारों के खिलाफ जो बेसिकली विद्रोह शुरू कर दिया गया था। तो वो क्रिया बेसिकली मानी गई कि मोपला विद्रोह रहा है। एक था डक्कन विद्रोह, डक्कन विद्रोह, है ना, डक्कन रिवॉल्ट इसको इंग्लिश में कहा गया। और ये 1874 से 75 के बीच में चलाया गया। महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदाबाद जिले में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था, ठीक है, उस व्यवस्था से ये संबंधित था डक्कन विद्रोह। दक्कनी साहूकारों ने या साहूकारों में जिसके अधिकांश बाहरी मारवाड़ी तथा गुजराती थे, है ना, और उस पे वो निर्भर करते थे या उन्हीं के द्वारा बेसिकली यहाँ पर उनका शोषण हुआ करता था। तो इस दृष्टिकोण में जो दक्कन विद्रोह का रूप देखने को मिला वो 1874-75 में मिला। मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के शोषण के खिलाफ था ये, है ना। मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो मारवाड़ी और गुजराती साहूकार के, है ना, गुजराती साहूकार के या साहूकार या साहूकारों के शोषण के खिलाफ, बस ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, शोषण के खिलाफ, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है? रैयत, जिसे रैयतों को भारी कराधान का सामना, रैयतवाड़ी बड़ा ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, रैयत नाम सुना होगा, जैसे अपना वर्चस्व जमाना, है ना, अपना वर्चस्व जमाना, यानी एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने सीधे सरकार के अधीन भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया, सीधा। तो जमादारी जैसा हो, जमादारी जैसे जैसा, हाँ, जमादारी जमादारी जैसा। जैसा ही पार्ट है, जमादारी जैसा ही पार्ट है, लेकिन अगर रैयतवाड़ी का अगर मैं आपको एक मीनिंग के रूप में बताऊं, एक शब्दों के रूप में बताऊं, तो एक रैयत जो शब्द है वो किसान से संबंधित है। रैयत जो शब्द है वो किसान से संदर्भित करता है, और इसका भाव जो प्रकट होता है, एक जैसे किसान जैसे व्यक्ति थे, जैसे किसानों को बारे में बात कर रहा है या साहूकारों के बारे में बात कर रहा है या जमींदारों के बारे में बात कर रहा हो, तो इस तरीके की चीज़ों को संदर्भित करता है। जिसने सीधे सरकार के अधीन भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो वो रैयत कहलाता है, और ऐसे ऐसे लोगों को बोला गया रैयतवाड़ी। जहाँ ऐसे लोगों का समूह है उनको बोला गया रैयतवाड़ी, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो डक्कन विद्रोह, वो था डक्कन विद्रोह, और ये हुआ जिसे लगान में वृद्धि कर दिया तो हो गया भाई यहाँ पर विद्रोह, है ना। और इसी तरीके से पहले महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ, फिर पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर, है ना, इत्यादि जगहों पर ये बेसिकली फैल गया, ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन, किसान आंदोलन और आया, और उसका नाम था एका आंदोलन। क्या नाम था उसका? एका आंदोलन। ये जो एका आंदोलन का वर्ष माना गया, एका मोमेंट, वो 1921 से 1922 का वर्ष माना गया। क्षेत्र उत्तर प्रदेश अवध का माना जाता है, अवध उत्तर प्रदेश माना जाता है, यूपी। और ये मुख्य नेता मदारी पाशी थे और सहदेव थे, है ना। क्या नाम था? मदारी पासी व सहदेव। ये सहदेव ये मुख्य
आप कह सकते हो नेतृत्व करता रहे हैं, नेता रहे हैं। किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार ना हो, इस संदर्भ में ये एका आंदोलन चलाया गया, क्योंकि सरकार ने इस आंदोलन का फिर बाद में दमन भी कर दिया। एका आंदोलन को दमन कब किया? ये दमन मतलब समाप्त कर देना, दमन सन 1922 में कर दिया था, है ना, सरकार ने इसी आंदोलन को। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन नाम सर एक बार इसको फिर से सर रिपीट कर दीजिए सर, एक आंदोलन के बारे में। एका आंदोलन को। ओके, जी जी। एका आंदोलन जो था वो सर था उत्तर प्रदेश अवध का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पाशी और सहदेव थे। उत्तर प्रदेश में हुए किसानों का विद्रोह का नाम था बेसिकली एक प्रकार का एका आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था सर ये आंदोलन। इसमें किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार का ना होना ये सबसे अहम रोल बताता है। यह आंदोलन सबसे पहले जानते हो कहाँ शुरू हुआ? लखनऊ में। एक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? सबसे पहले लखनऊ में हुआ यह आंदोलन, एक आंदोलन, है ना। यह आंदोलन फिर बहराइच, सीतापुर, हरदोई इत्यादि जैसे जिलों में भी फैल गया। यह आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस की खिलाफत आंदोलन का समर्थन करता था। यह आंदोलन किसानों ने बेगारी ना करने का फैसला लिया था। किसान सोच रहे थे भाई हम बेगारी अब नहीं करेंगे, उसी के संदर्भ में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार के जरिए किसानों पर होने वाला शोषण को खत्म करना है, तो ये एक आंदोलन लाया गया था। ठीक है, समझ में आया सर? ठीक, ओके सर ये जोत भूमि का मतलब थोड़ा सा इसको। जोत भूमि जैसे देखो, किसान बेसिकली क्या है? ये किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार, है ना। जोत भूमि का मतलब ये किसान मतलब खेती जो थी उसकी बनी बनाई खेती थी, उसमें उपजाऊ वगैरह हो सकते थे अच्छे खासे, कोई भी चीज़ करेगा, है ना, तो हो जाएगा। तो उसमें क्या करते थे? दखल देने लगते थे ब्रिटिश सरकार वगैरह पे, वो जब्त कर लेते थे। अपना जैसा चाहते थे वैसा वो उसमें बीज बोना या उस चीज़ों को उगाना चाहते थे। किसान कुछ और चाहता था, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, किसान के द्वारा वो ब्रिटिश सरकार जैसे चाहिए वैसी होगी, है ना। उस मतलब ब्रिटिश संदर्भ सरकार लगान वगैरह लेती थी सर जो भी। हाँ, अगर आप करोगे, अगर आप इनकेस करते हो तो लगान, बट यहाँ लगान से बात थी नहीं, वहाँ जी जी। थी खेती से, जो अच्छा, लगान से था नहीं, है ना? ठीक ठीक था सर। नहीं वो, है। तो ये चीजें थी। फिर 1900 भाई सरकार ब्रिटिश सरकार थी, तो कठोर दमन के कारण एका आंदोलन को समाप्त कर दिया 1922 में। भाई ये आंदोलन नहीं होगा, मतलब होता ना, अब हमारी सरकार अगर है तो हम जिसको चाहेंगे वैसे तरीके से कर दें, है ना, विलय कर दें, या चाहे तो उसे वहीं समाप्त कर दें। हम चाहें तो सुनाई ना हो तो सुनवाई नहीं हुआ होगा, इसका मतलब ये था। एक आंदोलन का और नाम आप लोगों ने सुना होगा और बड़ा फेमस आंदोलन रहा है, चंपारण का नील सत्याग्रह। नील सत्याग्रह, और ये आशा करता हूँ सभी बच्चों को पता होगा, सन 1917 का रहा। गांधी जी का। कहाँ पर? बिहार, चंपारण। किसका नेतृत्व रहा? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी जी का। तो एक अहम रोल यहाँ पर इनका देखने को मिला। बागान मालिक किसानों से नील की खेती, है ना, एक प्रणाली थी, उसी प्रणाली को बेसिकली वो करता है चंपारण आंदोलन, इसी के अंतर्गत। और इसमें आपको बता दूं एक पद्धति अपनाई गई थी, 3 कठिया पद्धति। ये परीक्षा में आया भी है। 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? 3 कठिया का मतलब जानते हो? 3/20। 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है? 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है 3/20। देखो, 3 कठिया प्रणाली बिहार के चंपारण जिले में नील खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। इस प्रणाली के तहत ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं आप सबसे कि किसानों को अपनी जमीन के 3 कट्ठे प्रति बीघा का मतलब आप समझ रहे, कट्ठा वो 20 कट्ठा 20 जमीन पर नील उगाना होता है। इसी प्रणाली को कुरतौली और कुस्की नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रणाली 3 कठिया प्रणाली को ही कुरतौली और कुस्की के नाम से भी जाना जाता है।
मेरा कहने का भाव आप फिर से सुनिएगा बहुत कि तकलीफ 3 जो इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन की 3 कट्ठे वाले सर, बहुत तकलीफ। 3 कट्ठे प्रति बिगहा मतलब कट्ठा होता है 20 का, या बिस्वा भी आप सुनते हैं, एक बिस्वा में बेसिकली 1 बीघा होता है, तो प्रति बीघा है ना। एक बीघा में कितना बिस्वा होता है? यूपी में 20 होता है ना, कहीं 15-18 भी माना जाता है, कहीं खास कर अगर हम क्या 20 होता है सर यूपी में। हाँ, वैसे यूपी में 20 होता है, यूपी में ही कुछ जगह की मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या नाम है इसका, इधर हम चले जाते हैं नाम बहराइच साइड में, तो शायद वहाँ पे 18 बिस्सा को 1 बीघा का नाम दिया गया है। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है, लेकिन खासकर ज़्यादातर 20 बिस्वा को 1 बीघा कहा गया है ज़्यादातर जगहों पर। आप लोग, मैं आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे वहाँ 20 बिस्वा को ही 1 बीघा बोलते हैं। तो कहने का भाव ये है कि कहीं कहीं पर ऐसा है, बस ये चीज़। उसके बाद एक आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह करता हूँ तो 1918 का रहा है। खेड़ा यानी गुजरात, है ना, गुजरात, खेड़ा यानी गुजरात। और नेतृत्व करता वही व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई नहीं, महात्मा गांधी जी। देखिए भाई, आवाज आ रही है फोन का थोड़ा सा, है ना। तो कहने का मतलब ये था, इस खेड़ा सत्याग्रह के अंतर्गत नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी ने जो है 1918 में इसको गुजरात जिलों में किसानों को अंग्रेज सरकार की जो कर वसूली थे, उसी कर वसूली के विरुद्ध में एक सत्याग्रह, जिसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा गया। हाँ, गांधी जी के रूप में जो है, गांधी जी के साथ में यदि किसी ने उनका सहयोग दिया, तो अभी आपने नाम बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपने सही जवाब दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदय ने उनका साथ दिया। ठीक है, तो खासकर अगर पूछा जाए कि ये आंदोलन किस पे आधारित था, तो ये आप कह सकते हो कि अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह इस जो है रिप्रेजेंट किया गया, या एक प्रकार से लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर उनके संदर्भ में ये आंदोलन चलाया गया था। तो परीक्षा में केवल इतना पूछा जाएगा कि भाई खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब आया, कहाँ से शुरू किया गया? गुजरात से शुरू किया गया था, खेड़ा जिले से स्टार्ट हुआ। नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो महात्मा गांधी जी का नाम लगाइएगा, वर्ष पूछेगा तो 1918 लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक। फिर आगे एक और आंदोलन की बात कर लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह। बस एक लास्ट, बारदोली का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नहीं सुना जी है? सर। बारदोली सत्याग्रह, इस आंदोलन की हम लोग बात करते हैं, तो ये आंदोलन कब चलाया गया, तो आप लोग साफ बता सकते हो कि 1928 में चलाया गया। कहाँ से चलाया गया, तो भी मुझे बता सकते हो आप लोग। ये आंदोलन चलाया गया था गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। साल 1928 में गुजरात में बरदोली में यह आंदोलन हुआ, और यह आंदोलन ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए जो कर थे उसके खिलाफ था, किसानों पर करों के खिलाफ थे। तो ज़्यादातर बेसिकली टैक्स से ही संबंधित था। या आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम रोल अदा करते हैं इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस आंदोलन की वजह से सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी बन गए थे। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। किसानों ने अन्यायपूर्ण करों का भुगतान ना करने का संकल्प ले लिया था इसी आंदोलन के थ्रू, है ना, संकल्प ले लिया था। और इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के गिरते मनोबल को फिर से हौसला जो है दे दिया, एक प्रकार से एक जुनून पैदा कर दिया उनके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखना है बरदोली सत्याग्रह के लेकर। तो ये था किसान आंदोलन से संदर्भ में, किसान आंदोलन से संदर्भ में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था, तो केरल के मालाबार में आपका जवाब होगा। ठीक है, यह चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यूसुफ शाही परगना, ठीक है, किसान संघ की स्थापना कब की? 1873 में बता सकते हैं।
1873 में बना। ठीक है। पबाना विद्रोह का समर्थन किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय का नाम देखने को मिल सकता है, आरसी दत्त का नाम मिल सकता है, ठीक है, और और क्या नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनका नाम भी देखने को मिल सकता है। बनर्जी। हाँ। उसके बाद आपसे पूछेगा नील आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास का नाम देखने को मिला। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1859 में आप लोग बता सकते हो, बंगाल में। ठीक है, ये जरूर है। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये प्रश्न बन सकता है बारदोली सत्याग्रह का, तो 1828 में वल्लभ भाई पटेल का सरदार नाम। वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। अखिल भारतीय किसान एक सभा थी। अखिल भारतीय किसान एक किसान सभा थी। इस सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ। लखनऊ में हुआ था। बहुत बढ़िया जवाब। ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, है ना। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर अखिल भारतीय किसान सभा सर दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा सर हुआ था सर। हाँ, यहाँ पे देखो स्वामी सहजानंद सर का नाम, ये सॉरी, एक नाम जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। ऑल इंडिया किसान सभा को लेकर जब नाम पूछा जाए एग्जैक्ट के रूप में, तो सहजानंद स्वामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या सहजानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा। तो ये बिहार किसान सभा और किसान आंदोलन के अग्रणी के रूप में इनको जाना जाता था। ये सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है इस। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जाना गया, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी सभा के बेसिकली प्रमुख रहे। ठीक है, ये चीज आपको इसके संदर्भ में याद रखना होगा, है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान जो शाखाएं थी वो अखिल भारतीय किसान सभा थी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। ठीक है, देखो यूपी किसान सभा के परिप्रेक्ष्य जो सहजानंद के नाम आया इस अखिल भारतीय किसान सभा वाले में, सहजानंद जी का जो नाम आया वो बिहार से आया। सहजानंद का जो नाम देखने को मिला कहाँ से मिला? बिहार से मिला। अच्छा, बिहार से मिला तो कब मिला? तो 1929 के दौर में मिला था। लेकिन यूपी के अगर किसान का नाम देखने को मिला तो 1918 में गौरी शंकर मिश्रा जी के नाम मिला। गौरी शंकर मिश्रा जी का नाम मिला, और इंद्र नारायण द्विवेदी जी का नाम मिला, है ना। इंद्र नारायण द्विवेदी जी का नाम देखने को मिला। कहाँ पर? यूपी किसान, यूपी में अगर हम बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा को लेकर। और तीसरा एक अवध किसान सभा आया। अवध किसान सभा की जब बात हुई तो वहां पे 1920 में बाबा रामचंद्र जी का नाम देखने को मिला। बाबा राम, एक मिनट, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, इसके नोट्स आप लोगों के पास है। क्या नाम बता रहा था? बाबा रामचंद्र, है ना, बाबा रामचंद्र जी का नाम मिला। ठीक है, तो ये था, ये आंदोलन के संदर्भ में ये चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर, मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में मैंने कल बताया था 1 और 2 पार्ट में, है ना, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो सर मैंने आज ज्वाइन किया है। हेलो। जी बताएं। हाँ सर, मैंने आज ज्वाइन किया, तो मुझे ये पहले के नोट्स कहाँ मिलेंगे? वो मैम आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम पर आपको दिए जाएंगे, है ना। तो जरा सुनिएगा एक बार, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को ना, मैं कल बताया भी था बच्चों से कि मेरे पास देखो ऑलरेडी पीडीएफ रहती भी है सामने स्क्रीन पर। मैं स्क्रीन के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। लेकिन यहाँ आज इसलिए नहीं प्रोवाइड करा क्योंकि मुझे शॉर्ट नोट्स बनवाने हैं। इसके जो नोट्स हैं बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं, है ना। तो इसलिए मुझे केवल वही चीज़ें बतानी जो आप लोग पढ़ो और परीक्षा में देखने को मिले, तो आप उसका आसानी से जवाब भी दे सको। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को केवल शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बारे में आपको पढ़ लेना है ना। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मैंने फर्स्ट बताया था कि 1885 से लेकर 1919 का दौर था। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक बताएगा उदारवादी चरण, है ना, उदारवादी चरण, और दूसरे को जो बोला गया वो
उग्रवादी चरण। उदारवादी चरण जो था वो 1885 से लेकर 1905 तक चला, और उग्रवादी जो था वो 1905 से लेकर 1919 तक चला। अब यहाँ पर आप समझिएगा, हम उदारवादी चरण पर बात कर रहे हैं। तो नाम आपने सभी लोगों ने सुना है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ना जानता हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सर स्लाइड थोड़ा ऊपर करिएगा सर। ओके मैम, ये आपको नोट्स में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें, थोड़ा टाइम कम रहेगा, अगर पीछे मैं चला जाऊंगा तो फिर तो वही होगा, मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब सुनिए थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अगर पेपर में पूछा तो आप 28 दिसंबर सन 1885 ही लगा के आइएगा। अच्छा, संस्थापक का नाम पूछता है तो ए ओ का करके नाम आता है, ह्यूम का नाम, एलन, हाँ क्या नाम आता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नाम देखने को मिलता है कि नहीं, आप जानते भी हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1885 में, और उस समय जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम भी पेपर में आया हुआ है अध्यक्ष के रूप में। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, क्या नाम याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, सदस्यों की संख्या पूछ सकता है तो 72 लगाएंगे सदस्यों की संख्या, है ना, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, है ना, एस सुब्रमण्यम, है ना, बी राघवाचारी इत्यादि ऐसे नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसके इस बारे में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में, और ये भारतीय नेशनल या इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट रहा है इसके संदर्भ में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ सकता है आपसे, केवल मेन चीजें बताऊंगा आपको। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906। हाँ, ये याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना पेपर में आ सकता है, तो आप 1906 जरूर लगाइएगा। यहाँ केवल वर्ष पूछे जाएंगे आपसे, है ना। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों इसका भी सर इसका भी सर स्थापना सर सैयद अहमद खान जी ने किया था सर। आगा खा का नाम। सुनिए तो मेरी बात पहले आगा खान, सुन लीजिए, करिए पूरी बात सुनिए। तो बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर कर दिया, मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने और कांग्रेस विरोधी की एक संस्था बनाने के लिए बेसिकली मोटिवेट कर दिया। तो बंगाल विभाजन के अवसर पर पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ब्रूमफील्ड फुल्लर थे किसानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया मुस्लिम लीग स्थापना को लेकर। और आपको बता दूं, इसमें जो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन पेपर में आया भी है कि इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, कराची में हुआ था 1907 में। कराची में हुआ था पहला अधिवेशन या प्रथम अधिवेशन पूछा जाता है, तो 1907 में हुआ था प्रथम अधिवेशन, है ना, अधिवेशन। ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये बात भी जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आया, मार्ले मिंटो सुधार आया। अब इसमें 1909 की प्रक्रिया रही, 1909। इसका लक्ष्य देखो, 1892 के अधिवेशन के दोषों को दूर करना था, जो दोष थे। जैसे देखो मैं बता दूं, इस सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया इसमें। और आपको बता दूं, फूट डालो राज करो की जो नीति थी इसी में अपनाई गई थी मार्ले मिंटो सुधार में, है ना। पृथक निर्वाचन के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था, है ना, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये एक कोटेशन कह लीजिए, भी रहा है सर, अभी भी हो रहा है ना। तो ये चीजें थी इसमें। बट मार्ले मिंटो सुधार कब आया था ये ध्यान रखना है आप लोगों को, 1909 का पार्ट रहा है इसके अंतर्गत,
ये चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे। एक नाम आता है होम रूल लीग। होम रूल लीग का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। होम रूल लीग आंदोलन 1916 का रहा है। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें एनी बेसेंट का भी रोल है और लोकमान्य तिलक जी का भी रोल देखने को मिलता है होम रूल लीग के अंतर्गत, ठीक है। ये था पहला पार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, आया गांधीवादी युग। कौन सा? गांधीवादी युग आया। मैंने कहा था आप लोगों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सेकंड, राष्ट्र आंदोलन सेकंड का पार्ट बताया था। जो सेकंड का पार्ट बताया था वो कहा था मैंने कि 1919 से शुरू होगा, 1947 तक चलेगा। और ये बेसिकली आप ऐसा कर लीजिए कि 1917 से लेकर 1947 के बीच में जो रोल देखने को मिला वो गांधीवादी युग रहा, वादी युग रहा। इस पे भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और गोखले जी ने ही उन्हें भारतीय जनमानस से परिचित होने के लिए 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी। 1 साल तक भारत भ्रमण करो, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों ने देखा भाई कि चंपारण आंदोलन 1917 का, ठीक है। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन जानते हो कौन सा था? 1917 में चंपारण आंदोलन था, पहला आंदोलन था। ये बिहार से इन्होंने स्टार्ट किया था। गांधी जी को चंपारण। हाँ, तो ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली। और पता है इसमें एक ही शब्द याद रखना है आप लोगों को, 3/20 याद आया? 3 कठिया शब्द, ये शब्द याद रखना। उसके बाद खेड़ा आंदोलन देखने को मिला और 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह देखने को मिला। कब? 1918, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? जलियांवाला बाग सुने सर, 1919। 1919, हाँ, है ना। तो ये भी आपने देखा यहाँ पर। फिर उसी के बाद तो चंपारण सत्याग्रह बंद कर। हाँ, फिर देखिए यहाँ पे 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता रहे सतपाल और एक रहे सैफुद्दीन को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। फिर गिरफ्तारी में रॉलेट कानून के आधार पर इनको जो है क्रियाएं बताई गई या उसके आधार पर चीजें दर्शानी गई। फिर एक खिलाफत आंदोलन आया इन्हीं का, खिलाफत आंदोलन, और ये आया सन 1919 और 1924 के बीच, ठीक है। असहयोग आंदोलन भी पेपर में आ जाता है कभी कभी, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, 1920 से जो है 1922। बस ये आपको ध्यान रखना है। इतना आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरे पार्ट से संबंध में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पेपर में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये भी पेपर में हमने देखा है सवाल में। क्योंकि देखो मैं सोशल वर्क का पेपर करवाता रहता हूँ, मुझे पता रहता है कि भाई कौन सा परीक्षा में आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग उसको भी ध्यान रखें। 1930 और 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी पार्ट देखने को मिला। दांडी मार्च का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। शुभारंभ साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, अहमदाबाद से दांडी जिला, है ना, नौशहरी गुजरात, यानी नमक कानून का उल्लंघन, है ना, के संदर्भ में ये आंदोलन बेसिकली चला गया। 385 किलोमीटर पैदल चली गई थी, है ना, 385 किलोमीटर। कुल कितने लोग थे साथ में चल रहे थे? 78 बेसिकली स्वयं सेवक लोग थे। 24 दिनों की यात्रा करके महात्मा गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र तट पर पहुंचे और 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। और इसी के साथ देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हो गया। तो ये था, बड़ा फेमस रहा ये आंदोलन, हुआ था अपने दौर पे, है ना, उस समय, ठीक है। तो ये आंदोलन आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है।
भारत छोड़ो एक आंदोलन परीक्षा में आता है, ये भी आपने सुना होगा, एक और नोट कर लो यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो ये सब आप जानते हो, बस इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थी परीक्षा के लिए। 1942, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसको एक और नाम दिया गया है, क्या? अगस्त क्रांति, क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था, है ना। 9 अगस्त 1942 से आंदोलन के प्रारंभ होते ही राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को जो है एक आगा खान थे, पैलेस में कैद कर लिया गया था, है ना। एक पैलेस में जो है उनको क्या कर लिया, कैद कर लिया गया था उन लोगों को, है ना। तो वहीं एक नारा था भाई, क्या करो और करो या मरो, करो या मरो, ये नारा भी आपने सुना होगा। तो ये किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है ये नारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पेपर में सवाल आएगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो क्या बताओगे आप? प्रथम जन आंदोलन, वो असहयोग आंदोलन था। सर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। पेपर में पूछेगा गांधी जी के द्वारा संचालित किसी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, जानते हो किसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई है? नमक सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में। सर यही सविला अवज्ञा को ही नमक सत्याग्रह कहते हैं सर ना। हाँ हाँ, सर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हाँ सर हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन ही तो इन्होंने बंद कर दिया था ना, गांधी जी ने सस्पेंड किया था। वो 1922 में किया था, स्थगित कर दिया था 1922। स्थगित किया था, जी जी। हाँ हाँ, स्थगित कर दिया था कि अब देखो कारण ये है नहीं, बहुत लोग ना उसका दुरुपयोग करने लगे, है ना। दुरुपयोग जी जी जी। किसी वस्तुओं को बहिष्कार कर दे, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने लगे, कर को ना चुकाने लगे, अस्पृश्यता अंत इत्यादि जैसी चीजों को शामिल होने लगा, तो उस पे इन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं है, वो सब चौरी कांड वाला सब जब बंद हुआ था। हाँ, जलियांवाला बाग जो ये हत्याकांड बात तो चालू हुआ था सब असहयोग आंदोलन, वो तो 1922 में चलाया गया, सॉरी 1919 में चलाया गया। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन सर 1922 में जो खत्म हुआ था, वो चौरी हत्याकांड के बाद बंद किए थे गांधी जी ने। जो गोरखपुर में हुआ था चौरी हत्याकांड हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। ये असहयोग आंदोलन बंद होने का रीजन रहा वो चौरा चौरी कांड ही रहा एक प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे जो जेल थी, जो थाने वगैरह थे, है ना, उसको जला दिया करते थे, है ना, उसको जला दिए, समझ रहे नहीं, जनता जी सर। वहाँ पर, है ना। हवलदारों की मृत्यु, 21 हवलदार मृत्यु, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जो है चौरा चौरी कांड 1922 में था, है ना, उसी के समय में ये स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड अलग है, असहयोग आंदोलन अलग है, चौरा चौरी कांड अलग है। लेकिन हाँ, खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी थी और उस पर जनता भड़क गई थी, उसमें थाने में आग लगा दिया, जिसमें एक थानेदार और 21 हवलदार की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उस संदर्भ में देखते हुए, जिससे कि इन्हें लगा कि भाई इसी अहिंसक गतिविधि को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि भाई असहयोग आंदोलन को लाओ बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर उसका क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। तो चौरा चौरी कांड के रोल में बंद किया गया असहयोग आंदोलन, ये आप कह सकते हो। लेकिन असहयोग आंदोलन पहले चलाया गया था, बाद में चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ आपके लिए? बताओ। जी सर। सर जी सर। जी सर। जी बताएं। और ये नमक सत्याग्रह दांडी मार्च एक ही ना सर? दांडी मार्च, ये नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च नमक सर सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से चला 21 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च। हाँ, नमक सत्याग्रह देखो जो नमक सत्याग्रह का पार्ट रहा है, ये इसी से संबंधित रहा है, दांडी मार्च से ही संबंधित रहा है, कोई अलग पार्ट नहीं है ये दांडी हाँ मार्च। वही तो, ठीक है।
ठीक है, वो दोनों एक ही पार्ट रहा है। इसका नाम से बेसिकली क्या किया गया, एक प्रकार से नाम दिया गया है, ये आप कह लीजिए, उसका नाम दिया गया है, वही नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च वाला, है ना। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक जो है बनाया था, समझो एक प्रकार से। तो वही प्रक्रिया वो होगी कि नमक आंदोलन रह गया, ये हो गया, है ना, वही प्रक्रिया बन गई। ठीक है, तो यह आंदोलन आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है आपकी 2 क्लासेस में। कल ये टॉपिक आपका चलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुजुर्गों के साथ समाज कार्य। आपके पास इसकी पीडीएफ जा चुकी है, प्लीज़ आप लोग एक बार इस पीडीएफ को कर लीजिए। कल मैं आप लोगों को इसी पीडीएफ के साथ चीज़ें जो है आगे लेके चलूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, आप देखोगे आगे पूरी पीडीएफ देखोगे तो आईएमपी लगेगी आपको कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ठीक है, अच्छा, वृद्धों के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो, बुजुर्गों के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो तो जानते हो उसका एक नाम दिया जाता है। क्या नाम है पता है? वृद्धों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जेरेटोलॉजी से। हाँ, जेरेंटोलॉजी बोला जाता है, जेरेंटोलॉजी। ये पेपर में सोशल वर्क यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है। यहाँ तक कि मेडिकल सोशल वर्क एमपी मध्य प्रदेश में भी ये सवाल आया हुआ है, मेडिकल सोशल वर्क में। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखें हम लोग, जी चलो, अच्छा ठीक जी है। फिर सर बहुत अच्छी क्लास थी सर आज की, सर बहुत बहुत उपयोगी सर क्लास थी आज की सर, बहुत अच्छा सर, आज बहुत जानने को सब मिला। चलो, एक बहुत सिलसिलेवार सर आंदोलन के बारे में सर हम लोग पढ़ लिए सर। जरूरी है, जी देखो सर। सारी चीजें हमें पढ़नी है जो परीक्षा में। अभी तो आपके तो ये चौथी, मतलब आपको देखो 5वां यूनिट तो कवर हो चुका है। अभी आपको इसी तरीके से 10 जब कंप्लीट हो जाएगी ना, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चनों की, तब आपको और आसान लगेगा कि हाँ यार पेपर में अब हम लोग जो है फाइट कर सकते हैं। आप लोग तो केवल फीलिंग ले रहे हो कि भाई अगर इतने बच्चों से लाना है तो किस तरीके से। तो जब आप सही तरीके से सारी पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे ना, तब और मज़ा आप लोगों को आएगा पढ़ने में। ठीक है, तब और थैंक यू सर। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल इस समय पर क्लास होगी। समय का जो क्लास का समय है वो आपका 5:45 ही है। ठीक है, तैयार रहिएगा कल। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी लोगों को। प्रणाम सर। प्रणाम। खुश रहिए।